तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना। आप सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे चेंज थंबनेल को देखकर। आप काफी ज्यादा शौक भी होने वाले हो। अपने पिछले मांगा का सीजन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और सीजन 3 को मैं आगे जाकर एक वीडियो में ही कवर कर दूंगा। अगर मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करने जाऊँ तो वो काफी ज्यादा बोरिंग होता चले जाएगा। सो इसलिए मैं उसे एक ही वीडियो के अंदर कवर करने का ट्राई करूंगा। बट जब तक के लिए आप फ्री कैसे रह सकते हैं और तब तक के लिए एंजॉयमेंट कैसे रहेगी। सो इसी वजह से आप सभी की काफी ज्यादा रिकमेंडेड ये मांगा आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छी भी लगेगी। एंड मैंने इसे खुद पर्सनली रीड किया है, जिसमें मैंने इसके 3 से 4 चैप्टर्स ही रीड किए हैं। बट इसकी स्टोरी लाइन पिछली वाली से काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड मेरा यकीन मानो आप इसे काफी ज्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाने वाले हो। बट उससे पहले आप इसके 2 से 3 चैप्टर्स एटलीस्ट देख लो। उसके बाद आपका इसके अंदर इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जितना कि आप लोगों ने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। चलो बिना ज्यादा बातचीत करे इसकी थोड़ी स्टोरी लाइन बता देता हूँ। तो मांगा की कहानी इस टॉपिक पर बेस्ड है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर आज भी हंटर्स, डंजन्स ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर जो पर्सन जैसे जैसे करके लेवलअप करता रहता है वैसे वैसे ही उसकी नेटवर्थ, एबिलिटी और साथ साथ रैंक भी अप होती रहती है। लेकिन क्या हो अगर आप एक यूनिक एबिलिटी वाले पर्सन हो, मतलब काफी ज्यादा रेयर एबिलिटी वाले, बट फिर भी आपका कभी लेवलअप ना हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे। तो ये कहानी जितनी ज्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, यकीन मानो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहेगी इंटरेस्ट और भी ज्यादा डीप होता रहेगा। सो चलो बिना ज्यादा मांगा को स्पॉइल किए चलते हैं मांगा की स्टोरी पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम अपने मेन हीरो को देखते हैं, अभी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। बट हमें यहाँ पर इतना पता चलता है अपना मेन हीरो डिलीवरी का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा ही मजबूर है। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसकी बूढ़ी माँ मर जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं अपने मेन हीरो को, जो कि डिलीवरी करने के बाद देखता है एक बिलबोर्ड पर, जो कि अभी एक नए बंदा हाल ही में प्लेयर बना है। और वो हमें बताता है इस प्लेयर भरी दुनिया में 3 तरीके के लोग रहते हैं। पहले ह्यूमंस होते हैं, दूसरे सुपर ह्यूमंस होते हैं और तीसरे होते हैं यूनिक एबिलिटी वाले लोग, जो कि इन सभी कैटेगरीज में टॉप नंबर पर आते हैं, मतलब उनसे ऊपर कोई भी नहीं होता। उसके बाद हम बिलबोर्ड वाले पर्सन को देखते हैं जिसका नाम होता है सियोक वू, और ये एक यूनिक एबिलिटी का प्लेयर होता है जिसे हम न्यू जनरेशन का मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अपने मेन हीरो को, जहाँ उस बिलबोर्ड को देखने के बाद अपने मेन हीरो के अंदर भी काफी ज्यादा आग जलने लगती है एक हंटर बनने के लिए। और ये खड़े खड़े ही यहाँ पर ये सोचने लगता है आखिरकार एजेंसी वाले इसकी चिट्ठी कब एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और अपना मेन हीरो काम खत्म करने के बाद अपने घर पे आ जाता है। लेकिन घर में जाने से पहले वो अपने एक मेल बॉक्स को चेक करता है, ये सोचकर कि शायद एजेंसी वालों ने उसे चिट्ठी भेज दी होगी। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ पर सिर्फ लोन, फीस ये सभी होते हैं। उसके बाद जैसे ही अपना मेन हीरो घर में एंट्री लेता है, वो सबसे पहले अपनी बहन को पाता है। लेकिन वो देख पाता है कि अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी सिस्टर जागी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन से पूछता है आखिरकार तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो। वो बताती है कि वो इतनी देर तक अपना होमवर्क कर रही थी और साथ ही साथ वो अपनी माँ का ध्यान रख रही थी। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपने मेन हीरो का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं उसकी बहन उसके पीछे खड़े होकर उसे बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट करती है, क्योंकि आज इसका जन्मदिन होता है और आज ये पूरे 18 साल का हो चुका है। लेकिन केक को देखने के बाद अपना मेन हीरो सोचने लगता है आखिरकार हमारे घर पे केक आ भी कैसे सकता है, क्योंकि अपना मेन हीरो काफी ज्यादा ही गरीब होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये सोचने लगता है आखिरकार इसने फिर अकेले ही इस केक का इंतजाम कैसे किया होगा। जिसके बाद यहाँ पर अपने मेन हीरो की बहन बताने लगती है उसके पास बचे हुए पैसे थे, जिसे मिलाने के बाद उसने ये केक खरीदा है। लेकिन यहाँ पर अपना मेन हीरो समझ जाता है, क्योंकि उसकी बहन ने काफी ज्यादा ही फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर सोचने लगता है इसने अपनी बहन के लिए काफी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, और इसी वजह से वो समझ जाता है इसने अपने कपड़ों को बेचने के बाद मेरे लिए केक खरीदा है। और यहाँ पर इतना सोचने के बाद अपना मेन हीरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी लिटिल सिस्टर उसके लिए ऐसा कुछ सोच रही है। और उसके बाद वो खुशी खुशी उस लेटर को पढ़ने लगता है जो कि उसे केक के साथ उसकी सिस्टर ने दिया था। लेकिन वो जैसे ही इस चिट्ठी को खोलता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि एजेंसी से भेजी हुई चिट्ठी थी, और इसी के लिए वो न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहा था। और उसके बाद वो पढ़ता है उसे एक प्लेयर इन्विटेशन मिला होता है, मतलब उन्होंने इसे एक प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं इसका भरपूर फायदा उठाने वाला हूँ और मैं अपनी फैमिली के हालात बदल कर रहूंगा। जिसके बाद वो एक लास्ट टाइम अपनी माँ की तरफ देखता है और उसके बाद वो बोलने लगता है आप चिंता मत करिएगा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका इलाज एक काफी अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूं, लेकिन अब जब ऊपर वाला मेरे पे इतना ज्यादा मेहरबान हो चुका है तो मैं इस चीज का भरपूर फायदा उठाने वाला हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको एक काफी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं अगले ही दिन अपना मेन हीरो एजेंसी के गेट के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद गेट के अंदर चले जाता है। और अंदर आने के बाद वो एक रिसेप्शनिस्ट को पाता है जो कि उससे बोलती है अपना इन्फो टैब खोलकर अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता
पता करो पहले। एंड वो जैसे ही अपने सिस्टम को ऑन करता है वो देखता है उसकी यूनिक एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन अब जब वो उसके बारे में गाइड से पूछता है तो वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद वो बताती है आप तो एक यूनिक प्लेयर हैं। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना मेन हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ वो गाइड भी उसे काफी ज्यादा चेयर अप कर रही होती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं उसी बिलबोर्ड वाले पर्सन को जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था और उसका नाम हमें बताया गया था सियोक वू। और उसके बाद हम देखते हैं सियोक वू उस गाइड के पास आता है और बोलता है क्या मैं इसका ट्रेनर बन सकता हूँ? और वैसे भी ये और मैं काफी ज्यादा सेम है एबिलिटीज के तौर पर, तो मुझे पता है आखिरकार इसे हैंडल कैसे करना है। लेकिन अचानक से ये सब सुनने के बाद गाइड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे परमिशन दे भी देती है कि तुम इसके ट्रेनर बन सकते हो। और उसके बाद सियोक वो अपने मेन हीरो को पोर्टल के पास तक लेकर चले जाता है जो कि अपने मेन हीरो का फर्स्ट टेस्ट होता है। अब यहाँ पर जैसे ही सियोक वू और अपना मेन हीरो पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं उनके सामने काफी सारे गोब्लिन्स होते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सियोक वू समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर से हुई है, लेकिन ये यूकिम को समझाने के लिए काफी अच्छा मौका है। और उसके बाद यहाँ पर सियोक बोलता है क्या तुमने 100 गोब्लिन टेस्ट के बारे में सुना है? जिसपे यूकिम फिर बोलता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, उसके रिजल्ट एकदम सच थे, लेकिन उसको फेस करना एक भारी भरकम मुसीबत से बहुत ज्यादा था तो इसीलिए उसे बैन कर दिया गया था। जिसके बाद सियोक वू अटैक करता हुआ उसे बताता है कि जब एक प्लेयर इसे 4-5 घंटे के अंदर इस टेस्ट को पास करता है तो वो एक हाई पोटेंशियल प्लेयर होता है, अगर 2-3 घंटों में कर लेता है तो वो एक रैंकर होता है, अगर वो 1 घंटे के अंदर क्लियर कर दे तो इसका मतलब वो एक हाई रैंकर है। लेकिन जहाँ तक हम दो की बात होती है हम दो मिलकर इसे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ तक एक हाई रैंकर को 1 घंटा लग जाता है तो हम उसे 10 मिनट के अंदर करके दिखा देते हैं। और जहाँ तक कि एक हाई रैंकर अपने आप को लेवल अप करने में पूरा 1 साल लगा देता है वो हम पूरा 1 महीने में कर देते हैं। यहाँ पर इन सारी बातों को यूकिम सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने आप को काफी ज्यादा स्पेशल समझने लगता है। यहाँ पर गोब्लिन्स को हराने के बाद सियोक वो यूकिम को बताता है कि मैं खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स की जरूरत होगी। तुम अभी अभी एक यूनिक रिटेनर बने हो लेकिन इन फ्यूचर मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ तब तक तुम अपनी लिमिट्स को सरपास कर चुके होगे। और इतना करने के बाद यहाँ पर बात आती है मेन चीज पर, अब यूकिम की एबिलिटीज को आखिरकार पहचाना जाए। जिसके बाद सियोक यहाँ पर यूकिम को एक गोब्लिन से लड़ने के बारे में बोलता है, जिसके बाद वो उसे फाइट्स की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा देता है कि इस गोब्लिन की वीकनेस कहाँ पर होगी, इस पर कब अटैक करना होगा, कब डोज करना होगा। उसके बाद यूकिम सियोक वू से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को सियोक वू से भी काफी ज्यादा बेटर करना चाहता है। अब वो गोब्लिन जब यूकिम की तरफ आगे बढ़ता है तब यूकिम बोलता है अब अपनी लाइफ को चेंज करना मेरे खुद के हाथों में है और इसी वजह से मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता। और उसके बाद अगले ही पल पूरे 5 साल गुजर जाते हैं, हाँ पूरे 5 साल, अचानक से ट्विस्ट लगाना। और उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं एक ट्रेनर और एक प्लेयर आए होते हैं, जहाँ उसका ट्रेनर सामने एक अनजान लड़के को पाता है जिसको काफी ज्यादा पॉइंटलेस नजरों से देखकर उसी का ही प्लेयर अपने गाइड से बोलता है इस बंदे की सांस इतनी ज्यादा क्यों फूली हुई है, क्या इस टेस्ट को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है जो इसकी सांस इतनी ज्यादा फूल रखी है। जिसके बाद वो गाइड अपने प्लेयर को बताता है ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है जबकि ये यहाँ पर आया था और इसे एक यूनिक एबिलिटी भी मिली थी, लेकिन इसकी किस्मत कुछ चेंज है, यूनिक एबिलिटी भी इसके साथ है लेकिन इसका लेवल अभी तक भी 1 है और इसे सभी लोग लेवल 1 प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। और ये लेवल 1 प्लेयर कोई और नहीं बल्कि अपना मेन हीरो यूकिम होता है। यहाँ पर कम्प्लीटली 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक भी यूकिम लेवल 1 प्लेयर है। यूकिम काफी ज्यादा अपने आप को कोसता है और साथ ही साथ अपनी यूनिक एबिलिटी को भी कोसता है कि आखिरकार मैं लेवल अप कब कर पाऊंगा। अगले सीन में वो प्लेयर्स जो कि अपने आप को लेवल अप करने के लिए टावर पर आए होते हैं और उनका पहला ही दिन होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को काफी ज्यादा लेवल अप कर चुके होते हैं। और उसके बाद वो अपने गाइड से भी थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इतना ज्यादा लेवल अप कर पाए हैं। अब यहाँ पर उन सभी की ग्रोथ देखने के बाद उनका गाइड सभी प्लेयर को कल सुबह 2nd फ्लोर पर देखना चाहता है और वो उन सभी लोगों को ये बात बोलकर वहाँ से चले जाता है। जाते हुए ये सारे प्लेयर्स अपनी गाइड की काफी ज्यादा तारीफें करते हुए जाते हैं, लेकिन उन्हीं सब में से एक बंदा जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता उसकी रेपुटेशन को खराब कर देता है। जिसके बाद वो बताता है ये जो हमारा गाइड है ये एक यूनिक रिट्रेनर है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए ये सोचने लगते हैं ये सभी काफी ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि ये सभी एक यूनिक रिट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये चीज नोटिस करने के बाद कि आखिरकार एक यूनिक रिट्रेनर 1st फ्लोर पर आखिरकार कर क्या रहा है,
तो फिर वो मेन मुद्दे पर आता है और बोलता है ये जो हमारे सामने हमारा गाइड है इसका एक निकनेम है और वो है द लेवल 1 प्लेयर। ये लेवल अप नहीं कर सकता और ये एक बॉटम पर है और इसी के कारण ये काफी ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ये एक गाइड का काम करते हैं। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं अपने मेन हीरो को जो कि गाइड का काम खत्म करने के बाद अपने एक हिडन स्पॉट पर आ जाता है जहाँ पर डेली एक गोब्लिन स्पॉन होता है और वो वहाँ पर अपने गाइड के काम को खत्म करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करता है। उसे एक गोब्लिन से लड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है लेकिन उसी के बावजूद भी उसे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता। जिसके बाद वो यहाँ पर चीट करने का ट्राई करता है कि जैसे ही गोब्लिन स्पॉन होगा तो वो पीछे से उस पर छुपकर एक अटैक करके उसे मार डालेगा और उसका प्रॉफिट उसे काफी जल्दी मिल भी जाएगा। जिसके बाद गोब्लिन वहाँ पर स्पॉन होता है और उसके बाद अपना हीरो धीरे धीरे करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो यहाँ पर गोब्लिन से लड़ना नहीं चाहता जिस वजह से वो गोब्लिन के पीछे से अटैक करना चाहता है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपने मेन हीरो का अटैक मिस हो जाता है क्योंकि गोब्लिन उसे पहले ही नोटिस कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर पूरे 1 घंटे के लिए अपने मेन हीरो से गोब्लिन फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर उसके बाद वो पूरे 1 घंटे उस गोब्लिन के साथ लड़ता है एंड लास्ट में फाइनली उस गोब्लिन को मार के उस टावर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसे काफी ज्यादा कम प्रॉफिट मिलता है जैसा कि उसने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ पर अपनी इन्फो को बताने के लिए मैनेजर का जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने से उसका दोस्त थाई आ जाता है। थाई उसे देखने के बाद वहाँ पर उसे सॉरी बोलता है लेकिन उसे सुनने के बाद यहाँ पर यूकिम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर थाई के बारे में वो अपने मैनेजर से पूछता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है मैनेजर भी यूकिम का काफी अच्छा दोस्त होता है। वो यूकिम को बताता है आज जिन प्लेयर्स को तुमने गाइड किया था ना तो वो कल से तुम्हारी गाइडेंस नहीं लेना चाहते। जितना सुनने के बाद यहाँ पर यूकिम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है यहाँ पर उससे कोई भी गलती नहीं हुई है लेकिन उसकी बिना गलती के बावजूद भी वो इसकी गाइडेंस नहीं लेना चाहते। आखिरकार यहाँ पर दिक्कत क्या हुई होगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैनेजर उसे सारी बातें बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पर वो रूमर सुना है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर यूकिम एकदम चुपचाप हो जाता है और आखिरकार वो भी फिर समझ जाता है कि अब यहाँ पर बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता क्योंकि ये एकदम सच बात है और वो सच को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। उसके बाद टीवी पर ट्रेंडिंग न्यूज चल रही होती है कि 75th फ्लोर को यंग जनरेशन टॉप गिल्ड डंजन को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर यूकिम पहले से ही काफी ज्यादा उदास है और यहाँ पर ऊपर से ये न्यूज उसके जख्मों पर बिल्कुल नमक छिड़क रहा होता है। प्लेयर बिल्कुल एकदम आइडल की तरह होता है लेकिन वो भी तो एक फाइनली प्लेयर ही है ना। लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन लोगों से इतना ज्यादा दूर पाता है जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो। जिसके बाद हम देखते हैं उस न्यूज को देखते हुए अपना मेन हीरो टीवी को बंद कर देता है ताकि उसे अपने ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा ना आए। जिसके बाद उसकी मेहनत का फल देते हुए मैनेजर उसे बताता है कि एक जॉब है जो कि स्पेसिफिकली तुम्हारे जैसों के लिए ही है और वैसे भी तुम्हारे अलावा इसे और कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये एक यूनिक ट्रेनर का ऑर्डर है। अगली सुबह वापस से टावर में यूकिम होता है क्योंकि उसकी गाइड की जॉब लगी होती है। जिसके बाद वो अपना नाम सियोन बताता है। जिसके बाद सियोन यहाँ पर बताता है मैंने सियोन युग से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तो वो जो यूनिक रिट्रेनर था जिसने ऑर्डर दिया था यहाँ पर यूकिम समझ जाता है वो कोई और नहीं बल्कि सियोकवू था और उसके बाद वो अपने मन में उसका शुक्रिया अदा भी करता है क्योंकि आज तक उसने इसे याद किया होता है। उसके बाद यहाँ पर सियोन अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि वो इनका लीडर होता है और यहाँ पर उसकी टीम यूकिम से मिलने के लिए काफी ज्यादा उतावली होती है क्योंकि ये सभी सियोकवू के काफी ज्यादा बड़े फैन होते हैं और वो सियोकवू के दोस्त से उसकी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। जिसके बाद यूकिम यहाँ पर उन्हें बताता है तुम 4 दिन और 5 रातों के लिए मेरे साथ होगे और तुम लोगों को सियोकवू के बारे में और इस फ्लोर के बारे में तो उसके बारे में मैं तुम्हें चलते चलते रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। तो इसी वजह से चलो आज के लिए हम प्लान बनाते हैं आखिरकार गॉब्लिन से कैसे लड़ा जाए। जिसके बाद अगले ही पल शाम हो जाती है और वो सभी अपने रुकने के लिए कैंप लगा लेते हैं। तो यूकिम के कुकिंग को देखने के बाद सारे उसे मास्टर शेफ बुलाने लगते हैं और उसी में ही एक बंदा जो कि जायवुन होता है वो यूकिम से बोलता है कि मिस्टर गाइड मैंने सुना है कि तुम लेवल अप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद सियोन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो बंदा भी अपना मुंह बंद कर लेता है। जिसके बाद यूकिम ही यहाँ पर बोलने लगता है तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं लेवल अप नहीं कर सकता लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पहले के 4 फ्लोर के बारे में मुझे इतनी डिटेल्स पता है कि वो सब एक रैंकर को भी नहीं पता होंगी और अब यहाँ पर यूकिम की टेक्निक से उन लोगों का लेवल अप भी हो जाता है और साथ ही साथ उन लोगों को एक कोड़ी भी मेहनत नहीं करनी होती। बातों ही बातों में उसके बाद यूकिम उन्हें गार्डियन के बारे में बताता है लेकिन वो पाता है कि इन लोगों ने कभी भी गार्डियंस के बारे में नहीं सुना
करना। जिसके बाद यूकिम यहाँ पर उन्हें बताता है हर एक फ्लोर का एक गार्डियन होता है जो कि सभी से काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक रैंकर को भी उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन यूकिम उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है। उन्हें घबराया हुआ देख यूकिम बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले के 4 फ्लोर के बारे में मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। मैंने गार्डियंस को कभी भी इन 4 फ्लोर्स पर नहीं देखा, इस वजह से अपने इन लटके हुए मुंह को बिल्कुल ठीक कर लो। जिसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है 4th फ्लोर पर एक गार्डियन कहीं से भागते हुए आ रहा होता है, जो कि एक ओर्क के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन लास्ट में ओर्क फाइनली गिर जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस ओर्क की हालत गार्डियन को देखने की वजह से कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं पलक झपकते ही वो गार्डियन उस ओर्क को फाड़ देता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है जो गार्डियन होता है वो खुद भी एक ओर्क होता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो, अगर वो अपने ही लोगों का ये हाल कर रहा है तो बाकी के लोगों को क्या ही करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर शोन अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा होता है। उसे ये यकीन होता है कि वो एक न एक दिन तो रैंकर बनेगा, लेकिन जब वो बाद में रिटायर हो जाएगा तो वो अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाहता है, जिसके बाद वो एक राइटर भी बनेगा। तो वो हर एक पल जो कि उसने यूकिम के साथ बिताया होता है उसे अपनी डायरी में ही नोट कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं यूकिम, सियोन और उसकी पूरी टीम पहले के 3 फ्लोर्स को बड़े ही आराम से कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब लास्ट में बारी होती है 4थे फ्लोर की। हमें यहाँ पर पता चलता है यूकिम खुद भी 5वें फ्लोर तक नहीं गया, तो वो वहाँ पर खुद भी जाना चाहेगा और वो वहाँ पर देखना चाहेगा कि आखिरकार 5वां फ्लोर कैसा होता है। कल होता है 4था दिन और साथ ही साथ वो जाने वाले होते हैं 4थे फ्लोर पर, और यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये 4था फ्लोर करके 5वें फ्लोर की तरफ जाएंगे। तो इसी वजह से कल का दिन इन लोगों के लिए काफी ज्यादा ही खास है, और यहाँ पर 5वें फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद इन सभी लोगों को जॉब भी मिल सकती है, जिसके लिए ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर अगला दिन होता है 4थे फ्लोर का, जहाँ पर ये सभी लोग ऑर्क से काफी इजीली लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर पहले के 3 फ्लोर्स पर इतना ज्यादा बैटल करने की वजह से इन लोगों के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, जिस वजह से इन लोगों पर इतना तो एक्सपीरियंस आ चुका है कि ये ऑर्क्स को खुद ब खुद संभाल सकें। बस यहाँ पर उनका गाइड यूकिम, मतलब अपना मेन हीरो, बस उन पर नजर रखे होता है। जिसके बाद वो दूर में नजर घुमाता है और उसे वहाँ पर काफी ज्यादा धूल दिखाई देती है, जिसके बाद वो समझ जाता है ये तो एक गार्डियन के आने का साइन है। लेकिन वो खुद भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिरकार गार्डियन 4th फ्लोर पर कर क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ पर यूकिम दिमाग लगाता है और बोलता है अगर मैं इनको डायरेक्टली ये बताता हूँ तो ये लोग काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं, जिस वजह से वो इन लोगों को पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। जिस वजह से यहाँ पर यूकिम उन्हें गार्डियन के बारे में नहीं बताता और वो उन लोगों से सीधा बोलता है इस मामले को जल्दी से निपटा लो, और वो साथ ही साथ जल्दी जल्दी खुद का सामान भी पैक करने लगता है। यहाँ पर पैक करते करते वो ये सोच रहा होता है ये जो टावर है इससे बंदा काफी जल्दी अमीर तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी कीमत एक जान भी हो सकती है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा आकर अमीर नहीं बन सकता। यहाँ पर आपको अपनी जान दांव पर लगानी होगी, बस यही इसकी कंडीशन है। और अगर आप इस टावर पर कोई भी गलती करते हो वो भी मिशन के दौरान, तो इस वजह से आप अपनी जान को खो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैवुन के पैर में मोच आ जाती है और यहाँ पर उसी मौके का फायदा देखकर एक और उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर शियोन वक्त रहते ही उस और को पीछे से मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके शियोन और उसकी पूरी टीम और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। उनके स्लो होने या फिर ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यहाँ पर गार्डियन आ चुका है, जहाँ उस गार्डियन के साथ एक और की बहुत बड़ी टोली होती है, मतलब पूरी उसकी आर्मी। ये देखने के बाद यहाँ पर यूकिम डायरेक्ट एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिस वजह से उन लोगों को भाग निकलने का एक मौका मिल जाता है। उसी स्मोक के अंदर यूकिम उन लोगों को गाइडेंस देता है और उसके बाद वो फाइनली उन सबको बचाकर एक गुफा के अंदर ले जाता है। इसके बाद वहाँ पर गुफा के अंदर जाने के बाद वो पूरी टीम यूकिम से पूछती है आखिरकार यहाँ पर और क्या कर रहा है, जिसके बाद यूकिम उन्हें बताता है वो एक गार्डियन है। जितना सुनने की वजह से यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूकिम ने खुद ही बोला था 4th फ्लोर के ऊपर कोई भी गार्डियन नहीं होता, तो आखिरकार वो गार्डियन यहाँ पर आ कैसे सकता है। तो वहीं पर शियोन की टीम में से एक लड़का आवाज लगाता है कि न्योल नहीं उठ रही है, और वो बताता है यहाँ पर न्योल इस वजह से नहीं उठ पा रही क्योंकि जो ओर्क के डैगर्स थे उनके अंदर पॉइजन था, जो कि अभी भी उसकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं उठ पा रही। तो यहाँ पर यूकिम के साथ तो काफी सारे एंटीडोट्स होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर बैग में चेक करता है तो वो पाता है कि एंटीडोट्स तो है ही नहीं, जिसके बाद उसे याद आता है उसने काफी ज्यादा जल्दबाजी की थी, तो ऐसा हो सकता है उससे एंटीडोट्स गिर गए हों। अब उसे रियलाइज होता है कि वो इन लोगों का गाइड है, लेकिन वो खुद भी इतनी बड़ी गलती कर चुका है, जिसका हर जाना कोई और नहीं बल्कि यूकिम खुद ही भरेगा। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड वेल आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना कि आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है, बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी पहले इसके 3 से 4 चैप्टर्स देखिए एंड उसके बाद अपना कोई ओपिनियन
ओपिनियन बताना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।